गाइज अगर तुमको लाने हैं जेई में 99 प्लस परसेंटाइल एंड अभी तक तुमने देखी है वही घिसी पिटी वीडियोस कि सिलेबस कंप्लीट कर लो, मेन स्पेसिफिक चैप्टर्स मत भूलना, पीवाईक्यूज लगा लो, 2-3 रिवीजन कर लो, तो भाई तुमको बहुत दिक्कत होने वाली है। आई नो कि तुम्हें ये बेसिक टिप्स पता है, इनको फॉलो करने के बाद भी तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। इसके बहुत सारे चांसेस है कि अगर तुम इन्हीं गलतियों को कंटिन्यू करते रहो तो तुमको मेन एग्जाम में भी 99 परसेंटाइल नहीं आएगा। बट फिकर नॉट, क्योंकि आज की वीडियो होगी मोर प्रैक्टिकल एंड इंपॉर्टेंट टिप्स पे जो कि तुमको हेल्प करेगी 99 प्लस परसेंटाइल लाने में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि आखिर कितने मार्क्स लगते हैं मेंस में 99 प्लस परसेंटाइल लाने के लिए, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे तो मैथ्स के स्टूडेंट हो तो थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। अगर मैथ समझा जाए तो स्ट्रैटेजी भी बनेगी, क्योंकि अगर मैथ समझ में आ गई इस चीज की कि परसेंटाइल लाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तुम उसके अकॉर्डिंग अपना स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो। देखो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 160 टू 170 मार्क्स लाने पड़ते हैं अगर डिफिकल्ट पेपर हो तो, एंड 190 टू 195 मार्क्स लाने पड़ते हैं अगर बहुत ही ईजी पेपर हो। ये मैं इस बेसिस पे बता रहा हूँ कि आज तक क्या होता आया है जेईई मेंस के एग्जाम में। देखो इतने मार्क्स से आज तक के बेसिस पे 99 प्लस परसेंटाइल इजीली बन सकता है। अब इस स्कोर को अचीव कैसे करते हैं वो देखते हैं, क्योंकि तुम अगर इतने बड़े स्कोर को देखोगे तो तुमको बहुत बड़ा लगेगा अगर तुम उसको एज अ होल कंसीडर करो। बट अगर तुम इसको 3 पार्ट्स में कंसीडर कर दो, 3 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो, तो तुमको ये इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तुम्हें बेस्ट सब्जेक्ट में लाने हैं 70 टू 80 मार्क्स एंड अदर 2 में तुमको लाने हैं 50-50 के अराउंड। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा बेस्ट सब्जेक्ट मैथ्स है तो उसमें तुम 70-80 के आसपास ले आओ एंड बाकी 2 में 50-60 के आसपास ले आओ, तुम 99 परसेंटाइल क्रॉस कर दोगे। और अगर कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा ही वीक है तो उसमें तुमको लाने पड़ेंगे 30-40 मार्क्स के आसपास। फॉर एग्जांपल मैथ्स मान लो कि तुमको 30-40 लाना पड़ेगा एंड बाकी की दो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुमको लाना पड़ेगा 70-70 मार्क्स। अगर तुम इतना ले आते हो तो इजीली तुमको 99 परसेंटाइल के ऊपर आ जाएगा। तो बेसिकली तुमको तीनों सब्जेक्ट की महारथी बनने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे अच्छे से फोकस करो तो ये कैलकुलेशन के बेसिस पे आराम से अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करके चीजों को ऐसे मैनेज कर सकते हो कि तुमको 99 परसेंटाइल आ जाए। अब इसके अलावा 4 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो कि तुमको हेल्प करेंगे 99 परसेंटाइल स्कोर करने में बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके साथ साथ नीचे कमेंट करके बताओ, मुझे बताओ कि तुमको मॉक टेस्ट में अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं। बट इससे पहले कि तुम इस वीडियो को यहां से आगे देखना शुरू करो, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी देखो, अदरवाइज अभी छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से ना किसी का भला आज तक हुआ है ना कभी होगा। तुम उल्टा कंफ्यूजन में पड़ जाओगे एंड शायद तुम्हारे पे नेगेटिवली काम कर दे। पॉइंट नंबर 1, टेस्ट देना है। तुम बोलोगे भैया ये तो ऑलरेडी पता था यार, टेस्ट तो देना ही होता है, लेकिन आज जो मैं तुमको बताने वाला हूँ इस चीज को ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम टेस्ट देते हो, प्रॉब्लम ये है कि अगर तुमको टेस्ट में कम मार्क्स आते तो तुम सैड हो जाते हो। मैं ये कहता हूँ कि अगर तुमको टेस्ट में कम मार्क्स आता है तो तुमको खुश होना है। खुश क्यों होना है, इसका रीजन है, ऐसे पागलों की तरह खुश नहीं होना, इसका रीजन बताता हूं तुमको। अगर तुमको टेस्ट में बहुत अच्छा मार्क्स आता है ना तो तुम उस चैप्टर को छोड़ देते हो कि हाँ भाई ये चैप्टर का था, इलेक्ट्रोस्टैट्स का टेस्ट था, मुझे बहुत अच्छा मार्क्स आ गया, मतलब मैं तो हीरो हूं, अब तो छोड़ दो इस टेस्ट को। बट अगर तुमको कम मार्क्स आता है उस टेस्ट में तो तुम उसको फिर से रिवाइज करते हो, तुम एनालाइज करते हो कि तुमने क्या क्या गलतियां करी हैं एंड तुम ये मेक श्योर करते हो कि तुम उन गलतियों को वापस रिपीट ना करो। अगर तुम्हारा ये माइंडसेट है तो तुमको टेस्ट में अगर कम मार्क्स आता भी है ना तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आज के टेस्ट में तुमको कितने कम मार्क्स आ रहे हैं। मैटर ये करता है कि एक्चुअल में जब मेंस के एग्जाम में तुम बैठोगे उसमें तुमको कम मार्क्स नहीं आने हैं, एंड वो तभी होगा जब तुम आज की गलतियों को वापस से रिपीट नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि हेलो अल्केन्स का एक चैप्टर था, उसका टेस्ट चल रहा है कोचिंग में, ठीक है, एंड उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि तुमसे नहीं बने। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि उस 3 क्वेश्चन को तुम ऐसे अब रिवाइज कर लो, उसके थियरी को, उसके रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस को, उस टॉपिक को, कि उस टॉपिक से अगर आगे कोई भी क्वेश्चन आया तो तुमसे वो गलती ना हो। अब मान लो कि तुम हेलो अल्केन का फिर से टेस्ट दे रहे हो एंड उसमें से 3 जो क्वेश्चन तुमसे पहले नहीं बने थे उसी से सिमिलर क्वेश्चन आ गए, इस बार तुमसे वो बन जाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि तुमने उसको अच्छे से पढ़ लिया। बट मान लो कि तुमको 2 नए क्वेश्चन बन गए इस बार फिर से जो कि तुमसे नहीं बन रहे हैं, तो तुमको फिर से सैड हो जाना है? नहीं। अब तुमको उन 2 क्वेश्चन को फिर से एनालाइज करना है, ये मेक श्योर करना है कि वो जो 2 क्वेश्चन इस बार नहीं बने उससे सिमिलर क्वेश्चन आने वाले टेस्ट में बन जाने चाहिए। ऐसे करते करते फिर एक टेस्ट होगा, उसमें शायद कोई न्यू क्वेश्चन मिलेगा जो तुमसे नहीं बनेगा। बट द आइडिया इज कि हर बार तुमको वो सेम गलतियां रिपीट नहीं करनी है। तुम नई गलतियां करो कोई दिक्कत नहीं है, बट सेम गलतियां रिपीट नहीं करनी है। अगर यही माइंडसेट लेके तुम अगर 2 साल अच्छे से मेहनत करो, 1 साल अच्छे से मेहनत करो, तो एग्जाम आते आते हेलो अल्केन का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि तुमसे नहीं बनेगा। एंड वही आइडिया है कि एग्जाम से 1 रात पहले तुमको सब कुछ आना चाहिए। बहुत बच्चे होते हैं एग्जाम से 1 साल पहले सब कुछ आता है, एग्जाम आते आते भूल जाते हैं, तो उसमें भी कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो? तो टेस्ट में अगर तुमको कम मार्क्स आ रहे हैं तो सैड नहीं होना है। सैड तब होना है कि बार बार अगर तुम सेम गलतियां कर रहे हो, जो गलती पहले वाले हेलो अल्केन के क्वेश्चन में करा था, 3 क्वेश्चन नहीं बना था, वही गलती अगर तुम फिर से कर रहे हो तो फिर सैड हो जाओ भाई, फिर मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बट अगर गलतियां नहीं हो रही है, नई चीजें सीख रहे हैं हर गलती से, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से टेस्ट दो एंड अपने आप को इंप्रूव करो। एट द सेम टाइम टेस्ट बहुत ज्यादा भी नहीं देना है, इतना भी टेस्ट नहीं देना है कि भाई अब खुद का पढ़ने का टाइम ही नहीं बन रहा है। एक बहुत ही स्वीट बैलेंस करना होगा कि बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, बीच में कहीं पे। अब तुम बोलोगे भैया टेस्ट कैसे दूं, चैप्टर वाइज दूं, फुल सिलेबस दूं, हाफ सिलेबस दूं, कैसे दूं? तो मेरा आंसर होगा कि हर टाइप से दो, क्योंकि अगर तुम चैप्टर वाइज देते हो तो तुमको उस चैप्टर का गलतियां पता चलती है। अगर तुम पूरा सिलेबस वाइज देते हो तो ऑफ कोर्स हर चैप्टर से कम क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर पूरा उस चैप्टर पे फोकस नहीं हो पाता है। तो मेरा सजेशन होगा कि तुम हर वाइज टेस्ट दो ताकि तुमको पूरा टेम्परामेंट पता चले हर तरीके से। तो भैया बस बेसिकली ये माइंडसेट लेकर चलो कि टेस्ट जितनी बार देंगे उतनी बार
गलतियों को एनालाइज करके इंप्रूव करेंगे, ट्रस्ट मी तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा। नंबर 2, स्टडी विद टेस्ट माइंडसेट। अब बोलोगे भैया टेस्ट देना तो समझ में आ गया, अब टेस्ट माइंडसेट से पढ़ना क्या होता है? टेस्ट माइंडसेट से पढ़ना ये होता है ना कि तुम्हारा जो पढ़ाई होगा वो टाइम बाउंड होगा। मतलब क्या कि अगर मान लो कि तुम पढ़ने के लिए बैठे हो किसी चैप्टर को, मान लो इलेक्ट्रोस्टैट्स को, तो उसको जब तुम पढ़ने के लिए बैठे हो 10 क्वेश्चन लेके बैठे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई आज तो मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स का 10 क्वेश्चन बनाऊंगा आराम से, पूरा दिन है मेरे पास। नहीं, तुम उसको टाइम बाउंड दोगे। मतलब 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल इतना ईजी इतना टफ है, तो इसके अकॉर्डिंग आई थिंक मुझे इसको बनाने में 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा लगना चाहिए। मतलब उस 10 क्वेश्चन को बनाने में मैं 1 घंटा दूंगा, बिल्कुल टेस्ट की तरह दूंगा। टेस्ट में कैसे देते हो? 10 क्वेश्चन मिले हैं, 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, नहीं बनते छोड़ देते हो बाद के लिए, बाद में अटेम्प्ट करते हो, फिर से नहीं बनता छोड़ ही देते हो। तो ऐसे करना, ये नहीं कि एक क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा भूल रहे हैं सोल्यूशन देख लेते हैं, थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं, फालतू चीजें नहीं करनी है। 10 क्वेश्चन पहले 1 घंटे में पूरा टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करो, पेपर सबमिट करो अपने आप को, एंड उसके बाद एनालाइज करो कि तुमने कहाँ गलतियां की है, कहाँ फॉर्मूला भूल रहे थे, एंड क्या क्या गलतियां अवॉइड की जा सकती थी। अगर तुम ऐसे करोगे ना कि बीच बीच में फॉर्मूला देखते रहोगे, तो फिर कोई होने से रहा तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। फिर बट अगर मान लो कि तुमने फॉर्मूला भूल गए थे बीच में, तुमने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया, पूरे 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तुमने उस फॉर्मूला को देखा, तुमको याद रहेगा। क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन का मुझे आंसर दो कि जब तुम टेस्ट देते हो, कोई भी एग्जाम देते हो, तो वो कौन से क्वेश्चन होते हैं जो कि तुमको याद रहते हैं जिंदगी भर? हमेशा वही क्वेश्चन याद रहते हैं जो तुमसे नहीं बने थे। जो बन गए तो थोड़ी याद रहता है, लगता है हाँ यार ठीक है तो बन ही गया था, और जो नहीं बने तो लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन नहीं बना था, पता नहीं क्यों। तो वैसे जब तुम घर में प्रैक्टिस करते हो ना, तो भी टेस्ट एनवायरनमेंट वाला माइंडसेट लेके चलो कि टाइम बाउंड करोगे एंड उसके बाद ही देखोगे सोल्यूशन, तुमको वो सोल्यूशन याद रहेगा, वो क्वेश्चन हमेशा ही याद रहेगा। तो प्लीज इसको अप्लाई करो, ट्रस्ट में तुमको 99 परसेंटाइल आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3, द मोस्ट बेसिक पॉइंट, बोलते बोलते थक गया हूं, कि एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दो भाई। मतलब स्ट्रेट अप एनसीईआरटी के लाइन से उठा के क्वेश्चन दे दिया जाता है, एंड स्ट्रेट अप तुम इजीली वहां पे मार्क्स गेन कर सकते हो बिना दिमाग लगाए। तो जेईई मेंस के लिए एनसीईआरटी तो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब वहां पे भी अगर केमिस्ट्री का एनसीईआरटी है तो उसका एक एक लाइन तुमको याद होना ही चाहिए। केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का तुम अच्छे से कर दूंगा, एडवांस तक में बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को तो मतलब बाइबल मान लो, अपना भगवान मान लो। बाकी फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां के एग्जैक्टली उठा के आते हैं। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स, लास्ट का कम्युनिकेशन सिस्टम, तो वहां पे ना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते एनटीए वाले, एज इट इज उठा के दे देते हैं। जो बाकी चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड ऑल दैट, वहां पे तुम बाकी बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने डीपीपी से कर सकते हो। बट ये जो याद करने वाले चैप्टर्स है, सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल दैट, वहां पे तुमको एग्जैक्टली एनसीईआरटी अच्छे से याद होगा तो बहुत फायदा होगा। बाकी मैथ्स के एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती, उसके लिए तुमको रेफरेंस बुक डीपीपी करना ज्यादा अच्छा रहेगा। बट फिजिक्स केमिस्ट्री भाई प्लीज एक एक लाइन अच्छे से कर लो। अब एनसीईआरटी पे कमांड पाने के लिए मैंने हर बार एक बुक रिकमेंड किया है, ये ब्रांडेड वीडियो नहीं है। द बुक इज कॉल्ड एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, एमटीजी पब्लिकेशन का आता है, ढूंढ लो ये बुक कहां पे मिलती है, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां पे भी। इस बुक में एनसीईआरटी के हर चैप्टर से 100 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज, एंड वो क्वेश्चंस एक एक लाइन से बनाए हुए होते हैं। तो अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ लिया है एंड तुमको चेक करना है कि तुमको एनसीईआरटी कितना आता है, तो प्लीज इस बुक को खरीदो एंड खुद से बनाने की कोशिश करो। एटलीस्ट केमिस्ट्री का तो बनाना ही बनाना। बैकलॉग्स क्लियर करो। बैकलॉग्स के लिए मैंने एक बहुत ही सेपरेट वीडियो बना रखी है 10 मिनट की, प्लीज उसको देख लेना। अगर तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक 3 पॉइंट्स तुमको बताता हूं, ध्यान से सुनो। नंबर 1, बैकलॉग जनरली जब रिमूव करना होता है ना, तो तुमको लगेगा अरे यार इतना सारा मैं कैसे खत्म करूं, टाइम नहीं मिल रहा है, अभी करूंगा बैकलॉग क्लियर तो अभी वाला जो चल रहा है वो छूट जाएगा, फिर वो अभी जो चल रहा है वो मेरा बैकलॉग बन जाएगा। तो ये सब लूप में नहीं फंसना है। तुमको पहले अपने बैकलॉग के पूरे समूह को देखना है एंड ये फाइंड आउट करना है कि उस पूरे समूह में ऐसे कौन से चैप्टर्स है जिसका यूज अभी आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मान लो कि तुम्हारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी छूटा हुआ है, और साथ में मेजरमेंट वाला जो चैप्टर होता है ना एनसीईआरटी में, वो भी छूटा हुआ है। तो तुम किसको प्रायोरिटी दोगे बैकलॉग क्लियर करने में? ऑफ कोर्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हेल्प से आगे बहुत सारे चैप्टर्स में तुम्हारा क्वेश्चन बनने वाला है। बट मेजरमेंट वाला चैप्टर 4 नाउ अगर थोड़ा छोड़ भी देना तो भी उतना तुरंत इमीडिएट नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स एग्जाम के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, बट अभी तुरंत जो आने वाला चैप्टर है उसमें इसका यूज नहीं है मेजरमेंट वाले चैप्टर का। तो इसीलिए तुम सबसे पहले अपने बैकलॉग्स के लिस्ट को देखो एंड ये देखो कि उसमें से वो कौन से चैप्टर्स है जिसका यूज तुमको अभी तुरंत होने वाला है, उसके बेसिस पे तुम ऑर्डर बनाओ कि तुमको किस चैप्टर को पहले बैकलॉग क्लियर करना है। रैंडमली शुरू से करने के लिए बैठ जाओगे ना कि नहीं भाई मैं तो अब चैप्टर 1 से बैकलॉग क्लियर करूंगा, तो भाई तुम बहुत गंदे लूप में फंस जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। अभी जो चल रहा है वही बैकलॉग बन जाएगा। दूसरा पॉइंट ये कि तुमको बैकलॉग हर दिन कवर करना है। अब तुम बोलोगे भैया हर दिन कवर करूंगा तो टाइम कैसे मिलेगा? भाई तुमको 24 घंटे बैठ के बैकलॉग क्लियर नहीं करना है। सुबह उठ के बस 1 घंटा बैकलॉग, बस बेसिक चीज है। 1 घंटा बैकलॉग और 1 घंटा रिविजन, अगर तुम ये 2 चीज करते हो हर दिन सुबह उठ के, तो दुनिया का कोई इंसान तुमको 99% लाने से नहीं रोक सकता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि बैकलॉग क्लियर करे कैसे? तो बैकलॉग क्लियर करने के लिए जब तुम बैठते हो 1 घंटे हर दिन सुबह, तो तुमको पूरा बैठ के थियरी नहीं पढ़ना है। तुमको बस कुछ क्वेश्चंस उठाने हैं, उन क्वेश्चंस को करना है, उस क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो तुमको थियरी पढ़ना है। तो पूरा चैप्टर पढ़ने मत बैठना, टॉपिक वाइज जाना एंड मोस्टली प्रायोरिटी देना क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा बुक्स पढ़ने बैठोगे कोई फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा कि एक टॉपिक का सर का लेक्चर देखो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, वो नहीं बन रहा है तो फिर बुक पे जाओ। दिस इज व्हाट आई फॉलो एंड रियली हेल्प मी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड मेंस का पैटर्न। मेंस का पैटर्न क्या है? मेंस का पैटर्न ये है कि वो तुमसे एडवांस लेवल वाले क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, वो तुमसे हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते हैं एंड वहां
पे टेस्ट होता है तुम्हारे एक्यूरेसी का, तुम्हारे स्पीड का एंड तुम्हारे ओवरऑल सिलेबस कवरेज का। मतलब जो फालतू चैप्टर्स लोगों को लगते हैं एडवांस के लिए कि केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से क्या आएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम से क्या आएगा, उससे भी मेंस में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो तुमको प्रायोरिटी हर चैप्टर को देना है एंड अगर तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ मेंस फोकस है, तुमको बहुत टफ क्वेश्चंस बनाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ पूरा सिलेबस को एक एक लाइन को एनसीईआरटी के बहुत ही अच्छे से कवर करने की जरूरत है। इसके साथ साथ इंटरनेट पे ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना रखे हैं कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, प्लीज उसको देखो। ऑफ कोर्स वो भी 100% श्योर नहीं होता कि एग्जैक्टली वैसा ही होगा, बट एक तुमको रफ आइडिया मिल जाता है कि किसको तुमको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अगर तुमको उन वीडियोस को देख के डाउट हो रहा है अभी भी, तुमको नहीं सर वो अच्छे वीडियोस नहीं है, तो प्लीज मुझे बताओ। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो अपने साइड से लेके आऊं कि मेंस में किस चैप्टर का क्या वेटेज ज्यादा अच्छा होता है, किसको तुमको ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, किसको तुमको कम प्रायोरिटी देना चाहिए। इसके साथ साथ अगर तुम अभी मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, तुमको किसी भी चीज में कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, नीचे कमेंट करके बताओ। मुझे ये बताओ कि तुमको मॉक टेस्ट में अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि मैं तुम्हारे लिए उस टॉपिक वीडियो ला सकूं, तुम्हारी हेल्प कर सकूं। ट्रस्ट मी, बैकलॉग्स पे ऊपर वीडियो है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर है, हर चीज के ऊपर तुमको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगी जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन में तुम्हारा हेल्प करेगा। अभी जाके चेकआउट करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।